बच्चों, आज के इस वीडियो में आपका बहुत बहुत स्वागत है। मैंने आपको खुशबू रचते हैं हाथ कविता पढ़ाई है कल के वीडियो में। आज उसके प्रश्नोत्तरों की बारी है, तो मैं उसके प्रश्नोत्तर लिखवाने चल रही हूँ। आप तैयार हो जाइए अपनी कॉपी किताब के साथ। और पहला भाग इसलिए छोड़ दिया जा रहा है क्योंकि वो आपके पाठ्यक्रम में नहीं है। कई बार मैंने बताया, उस पर आप एक कट लगा दीजिए और पाठ का नाम सीधे लिख दीजिए, खुशबू रचते हैं हाथ, दूसरे पाठ को। तो मैं प्रश्नोत्तर शुरू कर रही हूँ। पहला प्रश्न है, खुशबू रचने वाले हाथ कैसी परिस्थितियों में तथा कहाँ कहाँ रहते हैं। तो मैंने आपको बताया है कि खुशबू रचने वाले हाथ जो होते हैं वो गंदे नालों के ऊपर, कूड़े करकट के ढेर पर, छोटे छोटे टोले में और विपरीत परिस्थितियों में जहाँ खान पान, हवा, धूप, पतली पतली गलियां होती हैं, ऐसी जगहों पर होते हैं, तो वहीं रहते हैं। यही सारा उत्तर में लिखा जाएगा। तो प्रश्न संख्या 1 है ये। तो मैं उत्तर नंबर 1 डाल देती हूँ। उत्तर नंबर 1 का क। प्रश्न है, खुशबू रचने वाले हाथ कैसी परिस्थितियों में तथा कहाँ कहाँ रहते हैं। तो उत्तर लिखिए। खुशबू रचने वाले हाथ घोर गरीबी, अभावग्रस्त और अमानवीय परिस्थितियों में गंदे नाले के किनारे कूड़े करकट के ढेर, के आसपास छोटी छोटी बस्तियों, टोला का है, टोला मतलब होता है छोटी छोटी बस्तियां, जहां 10-15 घर मिल करके एक छोटी सी जगह में रहने लगते हैं। छोटी छोटी बस्तियों और तंग गलियों में जहां धूप, हवा इत्यादि भी नहीं पहुंचती। बदबू से भरा वातावरण सांस लेने को शुद्ध हवा
हवा तक नसीब नहीं होती। तो हो गया ये प्रश्न। ये प्रश्न हो गया, इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। अगला प्रश्न पढ़ती हूँ। अगला प्रश्न है, कविता में कितने तरह के हाथों की चर्चा की गई है? मतलब कविता में कितने तरह के हाथों की चर्चा की गई है? उभरी नसों वाले, घिसे पिटे नाखूनों वाले, कटे फटे हाथों वाले, जूही के डाल से, पीपल के पत्तों से। तो ये सारी चीज उत्तर में लिखी जाएगी। तो अगले प्रश्न का उत्तर मैं लिखने चल रही हूँ। अगला प्रश्न है, कविता में कितने तरह के हाथों की चर्चा की गई है? उत्तर ख, कविता में निम्नलिखित प्रकार के हाथों की चर्चा की गई है। तो किन किन प्रकार के हाथों की चर्चा की गई है? नंबर 1, उभरी नसों वाले किसको कहा? वृद्ध हाथों को। उभरी नसों वाले अर्थात बूढ़े या वृद्ध व्यक्ति के हाथों को। फिर है घिसे पिटे नाखूनों वाले अर्थात मजदूर वर्ग के लिए। मुझे लगता है इससे ज्यादा आपको दिखेगा नहीं, एक लाइन तक अभी दिख सकता है। उसके बाद पीपल के पत्ते वाले हाथ, पीपल के पत्ते वाले हाथ अर्थात कम उम्र के ऊपर से मुझे रब करना पड़ेगा, इससे ज्यादा आपने इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। स्क्रीनशॉट लीजिए, मैं ऊपर से रब करूं। तो है कम उम्र के बच्चों के हाथ। फिर है जूही के डाल वाले हाथ, जूही की डाल की तरह के हाथ, यानी कम उम्र की
कम उम्र की सुंदर महिलाओं के हाथ फिर जख्मी और घावों से भरे गंदे हाथ अर्थात अत्यधिक परिश्रम करने वाले शोषित वर्ग के लोग। तो इतने तरह के हाथों की चर्चा कवि अरुण कमल ने अपनी कविता में की है। तो जिसको कि आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए। तो मैं अगला प्रश्न पढ़ूं। अगला प्रश्न है, कवि ने यह क्यों कहा है कि खुशबू रचते हैं हाथ? तो कवि ने ये इसलिए कहा क्योंकि दुर्गंध भरी जिंदगी जीने वाले व्यक्ति दुनिया को खुशबू दे रहे हैं, अगरबत्ती बनाने का काम कर रहे हैं, जो संसार में खुशबू फैला रहे हैं। तो इसीलिए कहा है कि खुशबू रचते हैं हाथ। जो हाथ स्वयं बहुत गंदे हैं, कटे फटे, जख्मी हैं, दुर्गंध से भरे स्थान पे रहते हैं, लेकिन उनका काम है खुशबू देने का, तो यही कहा गया है। तो मैं इस उत्तर को लिखने चल रही हूँ, आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। तो तीसरा प्रश्न है, ग उत्तर ग। कवि ने यह क्यों कहा है कि खुशबू रचते हैं हाथ? खुशबू रचते हैं हाथ कवि ने इसलिए कहा है, कवि ने इसलिए कहा है क्योंकि स्वयं गंदी बस्तियों और कूड़े करकट के बदबूदार जगहों में रहने वाले लोग अगरबत्तियां बनाकर पूरे देश को सुगंध से भर देते हैं। सुगंध से भर देते हैं
तो ये आपका उत्तर नंबर ग हो गया। अब इसका भी स्क्रीनशॉट लीजिए। उत्तर नंबर घ पे आते हैं। घ में कहा गया अगर जहां अगरबत्तियां बनती हैं वहां का माहौल कैसा होता है। तो वहां का माहौल तो मैंने आपको पहले ही बताया कि वहां का माहौल गलियों के अंदर, गलियां जहां धूप, हवा, शुद्ध वायु, ऑक्सीजन, कूड़े करकट का ढेर है, बदबू भरी जगह हैं, नाले के ऊपर रहने की जगह मिलती है, ऐसा वातावरण होता है वहां का। तो इसी का वर्णन यहाँ पर किया जा रहा है। तो मैं घ उत्तर लिखने चल रही हूँ। तो नीचे भी आपको दिखाई देगा, तो मैं घ यही लिखती हूँ। उत्तर नंबर घ। जहां अगरबत्तियां बनती हैं वहां का माहौल कैसा होता है। जहां अगरबत्तियां बनती हैं वहां का वातावरण अत्यधिक गंदगी से भरा और बदबूदार कूड़े करकट का ढेर, जहां शुद्ध वायु और रहने की जगह भी नहीं मिलती। रहने की जगह भी नहीं मिलती। धूप और हवा तक वहां नहीं। मुझे लग रहा है कि अब आपको दिखाई नहीं देगा, तो मैं उसके बाद की चीज को ऊपर लिखती हूँ कि धूप और हवा तक वहां नहीं पहुंचती। तो ये घ प्रश्न का उत्तर हो गया। इसका भी स्क्रीनशॉट ले लीजिए। इसके बाद का प्रश्न है अंगा। मैं पढ़ती हूँ। इस कविता को लिखने का मुख्य उद्देश्य क्या है। इस कविता को लिखने का वास्तविक मुख्य उद्देश्य तो ये है कि समाज में एक वर्ग शोषित वर्ग होता है। समाज में कुछ वर्ग ऐसे हैं जिनके पास रहने की जगह नहीं है, खाने का स्थान नहीं है, शुद्ध वायु, पानी, हवा, जीने के साधन नहीं है, और जीने के साधन और जीविकोपार्जन के लिए वे ऐसे ही छोटे छोटे काम करते हैं, जैसे बीड़ी बनाना, पापड़ बेलना, या अचार बनाना, या बिंदी चिपकाना, टॉफी के रैपर लगाना, और ऐसे बहुत सारे काम होते हैं। जो लिफाफे बना, कागज के लिफाफे बनाना, पत्तों से जो पत्तल वगैरह बनाया जाता है वो करना, टोकरी बनाना, डोंगे बनाना, इस तरह के छोटे छोटे दोने टाइप के जो होते हैं पत्तों से, ये सब चीजें बना करके जीविकोपार्जन के साधन ढूंढ लेते हैं। लेकिन ये एक ऐसा वर्ग होता है, मजदूर वर्ग, जिनको उच्च वर्ग और धनी वर्ग जो है वो
वास्तव में शोषित बना दिया है। शोषण करने वाले वर्ग ने इसको शोषित वर्ग घोषित कर दिया है कि हम इसको चाहे जितनी भी मजदूरी और जितने भी पैसों में काम चाहे करा लें, इनकी मजबूरी है। और ये ऐसे ही जगहों पे रहते हैं, गंदी जगहों पे, न इनके पास रहने की जगह होती है, न खाने के लिए शुद्ध होता है, जैसे तैसे जी लेते हैं और इस तरह के कामों में लगे हुए हैं। तो ऐसे ही इस कहानी का उद्देश्य है कि ऐसे वर्गों को के लिए सुख सुविधा का साधन जुटाना या लोगों को जागृत करना। तो हम इसका उत्तर लिखने चल रहे हैं अब। तो आप उत्तर नंबर घ के बाद अंगा डालिए। उत्तर नंबर अंगा है कि इस कविता को लिखने का मुख्य उद्देश्य क्या है। इस कविता को लिखने का मुख्य उद्देश्य इस कविता को लिखने का मुख्य उद्देश्य है मजदूर। इस कविता को लिखने का मुख्य उद्देश्य है मजदूर वर्ग और अन्य लोग, मजदूर वर्ग और समाज के अन्य शोषित वर्ग, समाज के अन्य शोषित वर्ग, अन्य शोषित वर्ग और धनी वर्ग के बीच की विषमता को दिखाना। तो एक धनी वर्ग होता है, एक जो होता है गरीब वर्ग होता है। तो गरीब वर्ग कैसे जीवन जीता है और कैसे अपना जीवन यापन करता है, इस चीज को उन्होंने भली प्रकार कविता में दिखाया है कि कैसे इनका शोषण होता है, घोर विषमता का चित्रण किया गया है। तो दुनिया भर में अच्छी सुगंधित अगरबत्तियां, दुनिया भर में अच्छी सुगंधित अगरबत्तियों से अच्छा धन कमाने वाले और अच्छा धन कमाने वाले और बनाने वाले के बीच कितना अंतर है। कमाने वाले और बनाने वाले के बीच कितना बड़ा अंतर है, इसको कवि ने स्पष्ट रूप से दिखाया है। मैं नीचे वाला रब कर दे रही हूं। वास्तव में ये वर्ग ही ऐसा है जिसके पास जीने खाने के साधन नहीं होते हैं, लेकिन दूसरों के लिए ये काम करते हैं और बदले में इन्हें इतनी मजदूरी भी नहीं मिलती कि जिस मजदूरी को लेकर के ये अपना जीवन आसानी से सुखमय रूप से कहीं एक ढंग के घर में रह लें, शुद्ध पानी मिल जाए, शुद्ध हवा मिल जाए, खाने के लिए चीज़ें मिल जाए। तो ऐसा कुछ नहीं होता। ये जैसे तैसे जीवन गुजर बसर करके, टेंट लगाकर, प्लास्टिक लगा करके, सड़क के किनारे, नालों के ऊपर
गंदे कूड़े करकट के ढेर के आसपास, जहां आप सांस नहीं ले सकते, ऐसे जगहों पर रहते हैं। तो इनका कवि का जो उद्देश्य है वो यही है कि ऐसे लोगों को दिखाकर समाज में जो हमारे दो वर्ग हैं, एक वर्ग है शोषण करने वाला, एक होता है शोषित। तो एक अमीर होता जाता है, धनी और बहुत धनी हो जाते हैं, गरीब बहुत गरीब हो जाते हैं। उनके पास रहने खाने दवा के पैसे नहीं होते हैं, सरकारी अस्पतालों पर आधारित तो वहाँ भी उन्हें चीज़ें नहीं मिलती हैं। तो ऐसे लोगों का जो जीवन होता है वो कितना कठिन श्रम करते हैं, कैसा जीवन जीते हैं, और उनके घर में हर एक, चाहे बच्चा हो चाहे बूढ़ा हो, हर एक काम करने के लिए मजबूर है। ये चीज़ यहाँ पर कवि ने दिखाया है। तो स्पष्ट रूप से दिखाया है मजदूर वर्ग और घोर गरीबी का जीवन जीने वाले। तो यहाँ पर जीने वाले लोगों के बारे में छूट गया है, तो मैं यहाँ लिख देती हूँ, जीने वाले लोगों के बारे में कवि ने अपनी कविता, जीने वाले लोगों के बारे में कवि ने अपनी कविता में विषय बनाया। कवि ने अपनी कविता का विषय बनाया है। कवि ने अपनी कविता का विषय बनाया है। तो ये दो वर्ड जल्दीबाजी में छूटा था, तो मैंने उसको ठीक कर दिया है। तो ये जो हुआ, शोषित वर्ग का एक चित्रण यहाँ इन्होंने किया है। इसके अलावा जो यहाँ पर व्याख्या वाले प्रश्न है, वो प्रश्न मैंने व्याख्या आपको पढ़ा दी है। तो इसमें आपको ये होमवर्क है आपका कि पीपल के पत्ते से नए नए हाथ, जूही की डाल से खुशबूदार हाथ, इसकी व्याख्या कीजिए, क्योंकि मैंने आपको इसको समझाया है। और दूसरा है, दुनिया की सारी गंदगी के बीच दुनिया की सारी खुशबू रचते हैं हाथ, खुशबू रचते हैं हाथ। कहने का मतलब इसमें इन्होंने क्या जो बताया है कि कैसे वहाँ के लोग रहते हैं, इसका वर्णन किया है, वो आपको वर्णन करना है। इसके बाद ख प्रश्न जो है दूसरे की में, पहला क प्रश्न व्याख्या है, वो आपका होमवर्क है। और दूसरा है ख, कवि ने इस कविता में बहुवचन का प्रयोग अधिक किया है, इसका क्या कारण है। तो वास्तव में कवि ने इस कविता में बहुवचन का प्रयोग इसलिए किया है कि इसमें उद्योगों में काम करने वाले किसी एक व्यक्ति की वजह से कविता नहीं लिखी गई है, बहुतों की वजह से है। तो मैं इसका उत्तर यहाँ लिख देती हूँ। तो इसको रब करके मैं इसको लिख दे रही हूँ। दूसरा का आपका होमवर्क है, इसलिए उसको आप अपने आप करिएगा। और इसके बाद का जो दूसरा का ख है कि बहुवचन का प्रयोग क्यों किया है, वो मैं उत्तर में कर देती हूँ। तो उत्तर नंबर 2 का ख ये मैंने डाल दिया है। प्रश्न अपनी पुस्तक से लिखिए। इस कविता में कवि ने बहुवचन का प्रयोग इसलिए किया है क्योंकि ऐसे उद्योगों में काम करने वाले कोई एक नहीं होते, अधिकाधिक संख्या
संख्या में लोग मिलकर कार्य करते हैं, इसलिए मजदूरों यह किसी एक की समस्या न होकर अनेकों की समस्या है, इसलिए यहाँ बहुवचन का प्रयोग किया गया है। ये हो गया, इसका भी स्क्रीनशॉट ले लीजिए, मैं बिल्कुल किनारे हूं। उसके बाद एक प्रश्न और आया है जो मौखिक रूप से बताने लायक है, मैं आपको बता देती हूँ। कवि ने हाथों के लिए कौन कौन से विशेषण बताए हैं? वही जो मैंने पहले उत्तर लिखा था, उभरी नसों वाले, पीपल के पत्तों वाले, जूही के डाल से। तो ये सारा इसका विशेषण है। तो इसी के साथ ये पाठ पूरा हुआ, प्रश्नोत्तर भी पूरे हो गए हैं। तो मैं आज के इस वीडियो को यही समाप्त करती हूँ और मिलती हूँ आपसे अगले वीडियो में।